नमस्कार साथियों, KRS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सारे लोगों ने देखा है, हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसमें हमने प्रस्तावना तक चर्चा कर ली थी। तो प्रस्तावना का आगे का बचा हुआ जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में अभी हम शॉर्टली डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रस्तावना से संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रस्तावना में कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ है जो प्रस्तावना के संबंध में फिट बैठता है, या फिर प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। बेरोवाड़ीवाद या केशवानंद भारतीवाद के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम प्रस्तावना के बारे में इसका एक जो दार्शनिक पहलू है, इसकी फिलोसफिकली अप्रोच के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी प्रस्तावना के अंदर शब्दों का समावेश किया गया है, क्या वो शब्द रियल धरातल में फिट बैठते हैं या नहीं है। अगर समाजवाद हमारे देश के स्वरूप को निर्धारित किया गया है तो वो समाजवाद कैसे है। पंथ निरपेक्ष के बारे में हमने चर्चा करी है, तो पंथ निरपेक्ष के मायने क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जिस तरीके से आपने देखा था कि जो पिछली क्लास थी अपनी, उसमें प्रस्तावना के बारे में जो बेसिक्स बात थी वो सारी हम पढ़ी थी। आज इसका संवैधानिक दर्शन पढ़ने वाले हैं। तो चूंकि आपने देखा होगा स्लाइड में ऊपर हेडिंग भी जो बनी हुई है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन, इसके दार्शनिक व्याख्या किस रूप में होगी। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना गणराज्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसकी अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो है संप्रभुता। अब वैसे तो देखिए, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था कि ये जो संप्रभुता है ये अपने आप में एक थ्योरी है, एक विचारधारा है जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस या फिर सेकंड ग्रेड जो SST की तैयारी करते हैं उनके यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर इसका समावेश किया गया है। संविधान पढ़ने वालों के लिए संप्रभुता के गहरे अर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि संप्रभुता का मतलब ये होता है एक ऐसी इकाई जिस पर बाहरी किसी भी देश, किसी भी तत्व, किसी भी शक्ति या किसी भी संगठन का कोई दबाव नहीं हो, वो अपने आंतरिक या बाहरी फैसले लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, तो ऐसी यूनिट को हम सोवरेन या संप्रभु कहते हैं। तो भारतीय संविधान में भी संप्रभुता का जिक्र किया गया है। और वो संप्रभु किस तरीके से है अपना देश, देखिए कि संप्रभुता से तात्पर्य है कि कोई देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अब कोई देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो अर्थात वह अपने सभी निर्णय स्वयं लेता हो। सभी निर्णय का मतलब उसकी आंतरिक शासन पद्धति किस रूप में रहने वाली है, वो अध्यक्षात्मक शासन पद्धति चलाएगा या संसदात्मक शासन व्यवस्था चलाएगा, वो राजतंत्र में भरोसा करेगा या लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व देगा, ये सारे निर्णय वो लेता हो। और इसके साथ साथ कौन से संगठन में शामिल होगा, हथियारों के बारे में उसकी क्या पॉलिसी है, दुनिया के जो बड़े बड़े समझौते होते हैं उनको वो अपने देश में लागू करेगा या नहीं करेगा, ये सारे निर्णय स्वयं लेता हो और किसी भी प्रकार वह अन्य किसी देश या सत्ता के अधीन नहीं हो। तो प्रश्न उठेगा कि क्या सर प्रस्तावना बनने से पहले हम किसी दूसरी सत्ता के अधीन थे? बिल्कुल थे। आपने देखा ही होगा प्रस्तावना बनने से पहले हम अंग्रेजी शासन जो था उसके एक तरीके से गुलाम थे या उसके हम स्लेव थे। तो अब जो है वर्तमान कंडीशन ऐसी है कि हमारे देश पर किसी भी दूसरे देश की, किसी भी दूसरी शक्ति की या किसी भी दूसरी संस्था का कोई भी प्रादुर्भाव नहीं है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एक डोमिनियन स्टेट बना। अब यहाँ दोबारा एक टेक्निकल वर्ड आ गया, डोमिनियन स्टेट बना। डोमिनियन स्टेट की बात वो होती है कि ऐसा स्टेट जो किसी दूसरे देश के द्वारा या दूसरी यूनिट्स के द्वारा, ये हम कह सकते हैं, शासित हो। तो अगर हम 1947 से लेके बात करेंगे 1950 तक की, 1950 तक की, तो ये जो अपना अंतरिम गवर्नमेंट वाला काम था, अंतरिम सरकार जब चल रही थी तब भी हम अंग्रेजी शासन के किसी न किसी तरीके से गुलाम थे, अंग्रेजी शासन के गुलाम थे। हाँ, वो 3 साल का दौर एक अलग टाइप का दौर था, लेकिन उस कंडीशन में हम यूँ नहीं कह सकते कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया था। संप्रभु बना था 26 जनवरी 1950 को। तो 15 अगस्त 1947 का भारत एक डोमिनियन स्टेट बना। यद्यपि भारत स्वतंत्र हो गया परंतु हमारी शासन व्यवस्था, अब देखिए भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन इसमें क्या लिख रखा है, हमारी जो शासन व्यवस्था थी या वो 3 साल का जो राज था, 3 साल का जो सिस्टम था, उसकी अगर हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों से संचालित होती थी कि देश का शासन कैसे चलाया जाएगा। ये 1947 में भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों ने यहाँ लागू किया था, उसके अकॉर्डिंग चलाया जा रहा था। और उसमें क्या था, वो 1947 के अधिनियम में क्या बात कही गई थी, सुनो ध्यान से, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे संविधान
के रूप में प्रयोग किया जाएगा। एक तो हमारा जो शासन संचालित किया जाएगा वो 1935 का जो अधिनियम था ना उसके अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। मतलब जब तक हम संविधान ना बना लेते हैं, जब तक भारत और पाकिस्तान के लोग संविधान बना के लागू नहीं कर लेते, तब तक के लिए जो 35 वाला ढर्रा था, 35 वाले जो नियम था ना वो भारत में लागू रहेंगे। दूसरा, संविधान सभा ही विधायिका का काम करेगी। ये मैंने आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ाते वक्त बताया था कि संविधान सभा दो काम करती थी। मेन काम संविधान का निर्माण करना और शासन चलाना भी इसी का ही काम था। तो 47 से लेकर 50 तक राज्य चलाने के लिए कोई सरकार नहीं थी, संविधान सभा ही थी। संविधान सभा ने कानून बनाने का या शासन चलाने का काम किया था। और तीसरा, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल हमारा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। अब ये वैसे तो हम आर्टिकल 124 पढ़ेंगे, 124 पढ़ेंगे तब सिस्टम समझ में आएगा। वैसे क्या होता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है आज के दिन, एक मामले को छोड़कर। अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए तो वह राष्ट्रपति के यहाँ अपील कर सकता है, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानना पड़ता है। लेकिन 1947 से लेकर 1950 तक अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट का था तो उसको भी प्रिवी काउंसिल, जो लंदन में एक संस्था बनी हुई थी, उस प्रिवी काउंसिल संस्था के अंदर चुनौती दी जा सकती थी। सीधा सा मतलब ये है कि उस टाइम जब 1947 से 50 का जो टाइम था, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, अगर उस अवधि में सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी नहीं थी, उससे भी आगे हम अपील कर सकते थे। और वो जो अपील करी जाती थी उस संस्था का नाम प्रिवी काउंसिल था। और प्रिवी काउंसिल की स्थापना या प्रिवी काउंसिल के स्थान की बात करें तो वो लंदन में हुआ करती थी। ठीक है, यही कारण है कि 1935 से लेके और 1950 तक सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ना बोल के फेडरल कोर्ट बोला जाता था, संघीय न्यायालय बोला जाता था, ना कि सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता था। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके आगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। अब 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभु राष्ट्र बना, इसका तात्पर्य ये है सीधा सा कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। और संविधान जब लागू हो गया उसके बाद में भारत पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं रहा। और पाकिस्तान को ये जो मतलब जो 26 जनवरी 1950 को भारत को ये जो अप्रोच मिली थी, ये पाकिस्तान 1956 में प्राप्त कर सका था। दूसरी विशेषता भारतीय संविधान की जो है वो है समाजवाद। तो समाजवाद का मतलब ये है कि संसाधनों पर सारी जनता का बराबर हक, इक्वल राइट्स जो है या बराबर अधिकार जो है वो उसी को समाजवाद कहते हैं। अब भारत एक समाजवादी देश है, परंतु हमारा समाजवाद साम्यवाद से अलग है। अब साम्यवाद इसका मतलब ये होता है कि जहाँ सारे संसाधन सरकार के अधीन रहेंगे, जैसे चाइना की बात करें, जबकि हमारा थोड़ा सा समाजवाद है वो साम्यवाद की तरफ झुका हुआ है, पूर्ण साम्यवाद नहीं है। यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलावों का समर्थन करता है। अब लोकतांत्रिक तरीके से बदलावों का समर्थन इसका मतलब ये है कि एक बार मान लीजिए किसी पार्टी विशेष की सरकार है तो सत्ता का उपभोग वो करेगी, जैसे ही जनता उसको परिवर्तित कर देगी चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से, तो दूसरे दल या दूसरी पार्टी की जो विचारधारा के व्यक्ति हैं वो शासन संचालित करेंगे। व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता देता है। यहाँ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। अब हम दावा करते हैं ना, ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये इतना नगद पैसा मेरा है, सोना मेरा है, चांदी मेरी है। ऐसा चाइना जैसे देशों के अंदर दावा नहीं किया जा सकता, भारत में ये दावा किया जा सकता है। तो ये जो कंडीशंस है व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता देता है। इसके साथ साथ संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है। न्यायपूर्ण का मतलब ये होता है कि रिजर्वेशन के माध्यम से आपने देखा होगा ना, सरकारी सेवाओं को किस तरीके से लोगों के बीच में डाइवर्ट किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, विभाजन किया जाता है। या फिर जैसे मान लीजिए संविधान का आर्टिकल 43 सहकारी समितियों की व्यवस्था करके लोगों को रोजगार दिया जाता है, या महिलाओं के लिए कुछ छूट उपलब्ध होती है, निःशक्त जनों के लिए कुछ पेंशन की व्यवस्था होती है। ये जो सारी चीज़ें, तो इस तरीके का मतलब देश के जो संसाधन है उनको एक जुडिशियल तरीके से डिवाइड किया जाता है। न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है, अर्थात योग्यता के आधार पर वितरण। यहाँ विवरण है जो कि एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वितरण होगा, योग्यता के आधार पर बांटा जाता है। अब अगर योग्य होगा तो वो व्यक्ति सेवा में सेलेक्ट हो जाएगा, अगर वो पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति जो है वो बाहर हो जाएगा। संसाधनों के अहितकारी संकेंद्रण का विरोध करता है। संकेंद्रण का मतलब होता है एक ही जगह केंद्र। एक आदमी को आय से अधिक संपत्ति, आपने कई बार देखा होगा ना ईडी वगैरह के जो छापे पड़ते हैं कि आय से अधिक संपत्ति वाला जो मामला है, तो संकेंद्रण नहीं होना है।
संकेंद्रण को रोकने का काम जो है वो भारत की सरकार या भारत की प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित है। ये चीज कमजोर लोगों को विशेष संरक्षण देने पर बल देता है। अब यहाँ विशेष संरक्षण किस माध्यम से दिया जाता है? रिजर्वेशन के माध्यम से। आरक्षण जो आपने पढ़ा है, तो कमजोर वर्ग जो होते हैं, कमजोर लोग जो होते हैं, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से ये चीज होती है। अब अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी हमारी संविधान की प्रस्तावना में ये बात लिखी गई है कि हमारी संविधान की प्रस्तावना जो है वो पंथ निरपेक्ष है। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि किसी एक धर्म को हम अलाउ नहीं करते, सारे धर्मों के लोग अपनी पूजा पद्धति को ठीक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सारे धर्मों के लोग अपनी मर्जी से धर्म का मेंशन कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन सद्भाव खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे रीति रिवाजों को त्यागना होगा जिससे कि हमारे समाज के अंदर एक तरीके से हिंसा उत्पन्न हो जाए। इन चीज़ों से बचने की अपेक्षा करी जाती है। बाकी सारे लोगों को अपने अपने धर्म, अपनी अपनी पूजा पद्धति, अपने गुरु या फिर अपने देवता आदि को मानने का पूरा अधिकार है, पूरी लिबर्टी है। किस तरीके से दिया गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है और विधि का शासन है, विधि के समक्ष सभी समान है, कानून के हिसाब से सारे लोग बराबर है। धर्म के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का क्या नहीं करता है? भेदभाव नहीं करता है। अब ये हिंदू आदमी है तो इसको फर्स्ट ग्रेड लगा दिया, ये मुस्लिम है तो इसको चपरासी भी नहीं लगाया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर योग्यता मुसलमान में है तो वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, अगर योग्यता हिंदू में नहीं है तो फिर वो किसी पद के योग्य नहीं है। लोक नियोजन में सभी धर्मों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब ये लोक नियोजन थोड़ा सा इकोनॉमिक वर्ड है। ये लोक नियोजन का मतलब होता है संसाधनों का बंटवारा, संसाधनों का बंटवारा मतलब लोगों के लिए जो सेवाएं संचालित करी जाती है उनमें सारे धर्मों के लोगों को समान अवसर उपलब्ध किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार में। अब आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 जो है उनके अंदर अपने को क्या है? रिलीजन की लिबर्टी दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई। राज्य कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाता है, कोई भी टैक्स नहीं लगाता है। ऐसा नहीं है, आपने पहले देखा होगा ना, ये तीर्थ यात्रा पर जो मुगल काल में हिंदू लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो जोधा अकबर फिल्म में वर्णन मिलता है कि उन पर महसूल नाम का कर लगाया जाता था, जजिया नाम का कर लगाया जाता था। धार्मिक कर थे, अगर गैर मुस्लिम है तो देना पड़ेगा। ऐसा अभी भारत के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट देखें, अगर अगली विशेषता की बात करें तो लोकतंत्र, और ये तो बहुत सामान्य से कोट है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का जिक्र किया गया है और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन संचालित है। अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट है और ये इसकी अगर हम बात करें तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष दोनों डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता के द्वारा जो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायती राज का चुनाव हो। अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के जो चुनाव होते हैं वहाँ अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी या हम यूँ कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जिक्र किया गया। उसकी अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो वो है भारत गणराज्य। अब गणराज्य का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आपने देखा होगा, अगर हम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन साहब हैं, वीवी गिरी जी हैं, उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद है, नीलम सिंह रेड्डी है, ज्ञानी जैल सिंह है, आर वेंकटरमण है, शंकर दयाल शर्मा है, आर नारायणन, अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन सभी का इलेक्शन हुआ है, सभी का चुनाव हुआ है। तो चुनाव के माध्यम से अगर इस तरीके का जो कोई प्रावधान है तो इसी को गणराज्य बोला जाता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, हाई अथॉरिटी वाले सर्वोच्च पदाधिकारी है, वो उसका जब चुनाव होता है तो ये गणतंत्र है। यदि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है तो इसे गणतंत्र कहा जाता है। यह राजतंत्र की विरोधी विचारधारा है। अब आज के दिन अगर हम बात करें इंग्लैंड के अंदर तो गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है, वहाँ लोकतांत्रिक राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब वहाँ सम्राट का चुनाव नहीं, वंशानुगत सिस्टम है। चीन में लोकतंत्र नहीं है क्योंकि शासन में जनता की भागीदारी नहीं है, परंतु वह गणतंत्र है क्योंकि वहाँ वंशानुगत राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है। अब देखो, गणतंत्र अलग चीज होती है, लोकतंत्र अलग चीज होती है। जो वास्तविक प्रधान को चुना जाता है जनता के द्वारा वो लोकतंत्र है। कार्यपालिका प्रधान को अगर इलेक्शन किया जाता है तो वो गणतंत्र है। तो कई जगह गणतंत्र है, कई जगह लोकतंत्र है, लेकिन भारत एक ऐसी चीज है जहाँ लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। ठीक है, भारत, अमेरिका, फ्रांस लोकतांत्रिक राज्य है और ब्रुनेई में राजतंत्र है। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाने के लिए सेलेक्ट किए थे। राजतंत्र मतलब वहाँ का वंशानुगत, जिस तरीके से अरब कंट्रीज में चलता है या हमारे पुराने राजा रजवाड़ों में चलता था ना वंशानुगत तरीके से, तो वो सिस्टम ब्रुनेई के अंदर आज भी देखने को मिलता है। तो ये हो गई अपनी
गणतंत्र की। अगर न्याय की बात करें तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, भारत के अंदर 3 प्रकार के न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से हैं। प्रस्तावना में न्याय के निम्नलिखित प्रकार दिए गए। सामाजिक न्याय, मतलब जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक ऐसा समाज जिसमें निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं हो। किस किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा, रंग, उम्र, लैंगिक रुझान, एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये आजकल बहुत सारी कैटेगरी हो गई। जैसे जैसे समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों को लिबर्टी चाहिए और लिबर्टी की वजह से पुरुष और महिला के अतिरिक्त भी कई प्रकार के जेंडर हमारे समाज में पैदा हो गए। तो उन आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये आर्टिकल 21 जब हम पढ़ेंगे, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक तरीके से पढ़ेंगे। समाज में समानता हो तथा समाज सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों, आडंबरों आदि से मुक्त हो। मतलब पुराने जमाने के अंदर ये जो छुआछूत है कि दलित आदमी को छूना नहीं है या दलित को घर में प्रवेश नहीं देना है, ये इस प्रकार की जो रूढ़िवादी परंपरा है उन सबको मिटाने का प्रयास किया गया है। व्यक्ति को विकास हेतु स्वच्छ व स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध हो। स्वच्छ व स्वतंत्र, यहाँ स्वच्छ का मतलब पर्यावरण रूप से स्वच्छ नहीं, मतलब जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, वो बात करेगी। और स्वतंत्र, सारे लोगों को एकदम पूरी लिबर्टी हो, पूरी आज़ादी हो, ऐसा हमारे भारत के अंदर है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सामाजिक न्याय। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो वो हो गया आजीविका कमाने के लिए सारे लोग लिबरल हैं, फ्री है। किस तरीके से? आर्थिक न्याय से तात्पर्य संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। अब संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण का मतलब जो सरकारी संसाधन है, चाहे वो ट्रेन है तो ट्रेन के अंदर सारे लोग यात्रा कर सकते हैं, प्लेन में सारे लोग यात्रा कर सकते हैं, कोई तालाब है सार्वजनिक रूप से उसका यूज किया जा सकता है, सरकारी वैकेंसीज हैं उसमें सारे वर्गों के लिए पोस्ट आती है। तो ये संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो गया। योग्यता के आधार पर वितरण, किंतु साथ ही वंचित व कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। अब विशेष प्रावधान क्या हो गया? आरक्षण हो गया। क्योंकि अगर एकदम योग्यता कोई अगर हम आधार मान लें तो हमारे कमजोर वर्ग के जो भाई बहन है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उनको रिजर्वेशन उपलब्ध करवाना पड़ता है। सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, आर्थिक शोषण का अभाव हो, मतलब किसी का भी आर्थिक तरीके से क्या नहीं हो, शोषण नहीं हो। न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित हो कि कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले ही मिलेगी। 8 घंटे काम करना है, इसके एवज में आपको 500 रुपये, 550 रुपये ऐसा मिलेगा, तो ये हमारे संविधान में निर्धारित है। सभी की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो। बुनियादी का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। हालांकि आजकल लोग कहते हैं कि मोबाइल भी बुनियादी आवश्यकता है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक्स में जाता है, लेकिन जो बेसिक्स नीड है वो सारे लोगों की पूरी होनी चाहिए। और धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। अहितकारी संकेंद्रण का मतलब है जो हिंदी फिल्मों में हम देखते थे ना, ठाकुर लोग पुराने ज़माने में, कि किस तरीके से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एक ही आदमी के हाथ में, और वो जैसे गाँव को देता था, गाँव उसी की बात को मानने के बाद देता। ऐसा सिस्टम भारत के लोकतंत्र में नहीं हो, ये व्यवस्था करी गई। तो इसको बोला जाता है मित्रों आर्थिक न्याय। अब आर्थिक न्याय के साथ साथ एक होता है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव होने चाहिए, एक निश्चित अवधि के बाद में सत्ता परिवर्तन होता है, अगर जनता चाहती है तो सत्ता रिपीट भी हो सकती है। सारे लोगों को चुनाव लड़ने का हक है, सारे लोगों को वोट देने का हक है, किसी भी भय, द्वेष, शोषण के विरुद्ध जाके आदमी वोट दे सकता है। तो राजनीतिक न्याय में ये सभी नागरिकों को मतदान करने का और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता हो, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली हो, चुनाव में धनबल बाहुबल का प्रयोग ना हो, चुनाव में जातिवाद, क्षेत्रवाद व सांप्रदायिकता आदि का प्रयोग ना हो। मतलब एक तरीके से निष्पक्ष और जेन्युइन चुनाव होने चाहिए जिससे कि सारे लोगों की हिस्सेदारी उसके चुनाव विकास के मुद्दों पर संपन्न हो। अब देखिए ये डिमांड जरूर करेगी, हालांकि इन चीज़ों का कई बार देखने को मिलता है। अब आप विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में देखोगे ये चीज़ें आज भी, अपना इतना बड़ा लोकतंत्र हो गया तो भी देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। हाँ, मूल रूप से संविधान इसके खिलाफ है। ठीक है, तो ये है अपनी राजनीतिक न्याय। अब देखिए दोस्तों, इतना सारा कुछ होने के बढ़िया तरीके से मतलब इसको विशेषित किया गया है, बहुत ठीक तरीके से इसको रेगुलेट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ कमियां हैं, तो उसकी आलोचना के रूप में हम पढ़ते हैं। तो मैं आलोचना के 2 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, संविधान की आलोचना किस आधार पर करी जा सकती है कि प्रस्तावना मौलिक नहीं है बल्कि नकल है, क्योंकि इसकी प्रथम पंक्ति अमेरिकी संविधान से तथा शेष प्रारूप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब एक तो इस आधार पर प्रस्तावना को क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी आलोचना करी जाती है कि ये तो भारत के लोगों ने तो बनाई नहीं, अमेरिका से नकल कर ली और ऑस्ट्रेलिया से नकल कर ली, शुरुआत अमेरिका से कर दी, बाकी ऑस्ट्रेलिया का उधार लेके सिस्टम छाप दी। तो ये एक
बहुत गलत बात है, मैं नहीं मानता, क्योंकि उसको अंदर से अगर कोई ठीक व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा ये मूल रूप से शब्द भारतीय हैं। तो एक तो इस आधार पर इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को लेकर आलोचना करेगी। दूसरी, प्रस्तावना संविधान का भाग होते भी अनुच्छेद की भांति प्रभावी नहीं है। कि देखिए आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक अगर हम बात करें तो वहाँ कहीं भी प्रस्तावना का जिक्र नहीं है। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा तो है, लेकिन वही चीज़ होगी कि हमने घर में बहुत सारे पशु पाल रखे हैं, एक कुत्ता भी है, कुत्ता घर के गेट के आगे बैठा रहता है। तो जिस तरीके से हमारे तहखाने में जो बाकी पशु हैं, जिस तरीके से गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी है, उनके एवज में कुत्ते को उतनी वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि कुत्ता तो आसपास के मोहल्ले से बिलोंग करता है। उसी तरीके से ये बहुत बात बोलते हैं कि 1 नंबर से लेकर 395 तक आर्टिकल बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लागू होते हैं, जबकि प्रस्तावना के लिए ऐसा कोई वजूद नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि ये ना ही संसद को कोई शक्ति प्रदान करती है, ना ही संसद की शक्तियों पर कोई अंकुश लगाती है, कि ना तो ये पार्लियामेंट को कोई अथॉरिटी देती है, ना उसके द्वारा दी गई अथॉरिटी को रोकती है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तो इस वजह से नहीं है कि ये संविधान के कौन से ढांचे में आ गई, मूल ढांचे में आ गई। हाँ, केशवानंद भारतीवाद में बताया गया था कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए, आलोचना करने वाले भले ही आलोचना करते हों, लेकिन मेरा निजी विचार ये है कि भारत की प्रस्तावना वास्तव में भारत के दृष्टिकोण से एकदम फिट और उपयुक्त हैं, और इस प्रस्तावना को पढ़ने मात्र से ही एक ठीक तरीके के कायदे के इंसान के ये दिमाग में आ जाती है कि भारत का संविधान चाहता क्या है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है, कौन कौन से न्याय देता है, लोगों के बीच में किस तरीके का स्वरूप रहेगा, अंतिम शक्ति किसके हाथ में होगी, चुनाव का क्या स्वरूप होगा, शासन कैसे चलाया जाएगा, क्या राष्ट्रपति गणतांत्रिक रूप से इलेक्टेड होगा या फिर वंशानुगत रूप से हायरकी के माध्यम से या उत्तराधिकार के माध्यम से चयनित होगा। इन सारी चीज़ों पर बहुत व्यापक विचार प्रस्तुत किया गया है। तो अब हम अगली क्लास में प्रस्तावना के संबंध में जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए आप मुझे इजाज़त दें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।